हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं स्कूल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो हिंदी गद्य से बिलोंग करते हैं उनके लिए आज का नया मॉडल पेपर आप लोग के बीच में लेके आया हूं, जो आपके पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और जो हमारे नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और पुराने छात्र छात्राएं एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो आज की क्लास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये है दोस्तों कि आज का जो मॉडल पेपर है वो नए नए प्रश्नों के साथ है, जो आपको पेपर में बहुत ही रिसॉल्व होने वाला है और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ कि क्लास में किस तरीके से प्रश्न आया हुआ है और अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। और इसी के साथ आपका कुछ पल किताबी रुख की ओर रहेंगे और हम लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। तो इस बीच चलिए चलते हैं आपके मॉडल पेपर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका मॉडल पेपर, यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य है। आपका प्रश्न पत्र है हिंदी गद्य का, हिंदी बिलोंग से। इसमें आपका सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ से आपको 50 शब्दों में आंसर देने हैं। खंड आ से आपका सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 500 शब्दों में देना है। पहला का फर्स्ट है कि हिंदी आलोचना का उद्भव, यानी हिंदी आलोचना का उद्भव किस तरीके से हुआ था, इसको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी आलोचना का उद्भव। प्रश्न आपका पेपर में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, जो आपको बड़े ही हराश और मनोभाव से लिखना पड़ता है आपके क्वेश्चन को, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न वो माना जाता है जो खंड आ का होता है, जो सेक्शन ए का होता है। इसमें हम लोग कैसे कॉपी लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से हम लोग आंसर को एक मुख्य स्थान पे हम लोग अच्छे से लिखेंगे। इसमें आपका प्रश्न है, आपको पता ही है कि पहला प्रश्न है हिंदी आलोचना का उद्भव। अब इसमें आपका आएगा हिंदी आलोचना के उद्भव में आंसर में आप लिखेंगे कि आलोचना का व्युत्पत्ति लभ्य, यानी कि जो आलोचना का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, उसका अर्थ होता है साम्यक निरीक्षण। यानी कि आलोचना का जो व्युत्पत्ति लभ्य है वो साम्यक निरीक्षण के अंतर्गत आता है। इसमें होगा कि मानव की अनेक अन्य वृत्तियों अथवा संवेदनाओं की भांति आलोचना की प्रवृत्ति भी चिरकाल से सिद्ध है, किंतु जीवन के व्यवहार क्षेत्र की तुलना में साहित्यिक क्षेत्र में इसका प्रवेश पर्याप्त यानी कि विलंब से हुआ। इसका कारण स्पष्ट है। पहले सर्जनात्मक साहित्य अस्तित्व में आता है, इसके बाद आलोचना की प्रेरणा अथवा आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। हिंदी में आलोचना शब्द अंग्रेजी के क्रिटिज्म, यानी कि जो आलोचना है वो क्या है, क्रिटिज्म, और क्रिटिज्म का स्पेलिंग आपका होता है CRITIZEM। तो ये क्रिटिज्म के पर्याय रूप से प्रयुक्त है, जिसका तात्पर्य है निर्णय करना या मूल्यांकन करना। यानी कि निर्णय मतलब होता है उसको हम एक सफल निर्णय देते हैं, या उसका हम जो उसका तात्पर्य क्या निकल के आता है। जैसे आपका प्रश्न का आंसर क्या होता है, तो यही आपका होता है क्रिटिज्म। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या कीर्ति की सम्यक व्याख्या कर रहे होते हैं तो यह उसकी क्या होती है, आलोचना ही होती है। तो ये आपका हिंदी आलोचना का उद्भव का था। उसका मैं दूसरा था कि संस्मरण। संस्मरण किसे कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके पेपर में बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि सारे प्रश्न उठेंगे यहीं से, मिलेंगे भी आपको यहीं से, केवल आपको पढ़ना जरूरी है बस। फिर दूसरा प्रश्न, संस्मरण किसे कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे संस्मरण में कि स्मृति के आधार पर किसी विषय या वस्तु पर, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को हम संस्मरण कहते हैं। यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर हम कोई भी स्मृति है उसके आधार पर किसी विषय हो या व्यक्ति, उस पर जो लिखे गए वाक्य होते हैं या कोई उस पर लिखे गए सारे सारांश होते हैं, उसे हम स्मरण कहते हैं। और यह किसके अंतर्गत आता है, साहित्य यात्रा के अंतर्गत आता है। स्मरण को साहित्य निबंध की प्रवृत्ति भी मानी जाती है। ऐसे कार्यों को स्मारक निबंध कहा जा सकता है। मोटे तौर पर संस्मरणों को स्वविशेषता के तहत लिया जा सकता है, लेकिन स्मरण और आत्मचरित्र के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर है। आत्मकथा के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवनी का वर्णन करना,
इसमें कहानी का मुख्य पात्र लेखक स्वयं है और लेखक का दृष्टिकोण भिन्न होता है, तो ये संस्मरण होता है। तीसरा आता है आपका कि रेखा चित्र का प्रवर्तक किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका। अब इसमें लिखेंगे रेखा चित्र के प्रवर्तक किसे कहते हैं, तो इसमें आपका आएगा कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार, जो हिंदी कहानी के श्रेष्ठ कहानीकार पदम सिंह। कौन? पदम सिंह। पदम सिंह शर्मा को रेखा चित्र का प्रवर्तक माना जाता है और उनके द्वारा रचित पद्म पराग ये हिंदी रेखा चित्र का जन्म माना जाता है। यानी कि जो पद्म पराग है ये यहीं से स्टार्ट हुआ है, यानी कि पदम सिंह शर्मा जी के द्वारा पद्म पराग का हिंदी रेखा चित्र का जन्म माना जाता है। तो ये आपका हो गया रेखा चित्र के प्रवर्तक। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है कि व्यंग्य के प्रमुख तत्व क्या हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपका आता है कि व्यंग्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। पहला तो आपका आता है विसंगति, दूसरा आपका आता है आलोचना और तीसरा बौद्धिकता। तो ये आपके आते हैं, तो ये आपका आ गया बौद्धिकता। यानी कि आपके जो व्यंग्य के 3 प्रमुख तत्व हैं वो पहला तो आपका आता है विसंगति, दूसरा आपका आता है आलोचना और तीसरा आता है आपका बौद्धिकता। तो ये 3 आपके आलोचनाएं हैं व्यंग्य के, मुख्य रूप से ये 3 आपके विशेष प्रकार से हैं। फिर आपका आता है 5वां प्रश्न कि रोज कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है। तो सारे आपके जितने भी प्रश्न आपके बीच में आया हुआ सारा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में मुख्य रूप से आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो इसमें से आपका ऐसा नहीं है कि 2-4 प्रश्न आपका बिल्कुल ना आए। तो रोज कहानी के जो उद्देश्य है इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कि रोज कहानी का प्रमुख उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवार की घर गृहस्थी में तल्लीन नारी की एकरसता, उदासीनता और घुटन टूटन से एक यथार्थ एहसास को पकड़ना है और उसी के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि पाठकों को उसमें डुबा देती है। तो ये रोज कहानी का उद्देश्य है। उसके बाद फिर आपका आता है रेणु की रचनाओं, यानी कि रेणु के रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो इसमें आपका आता है मुख्य रूप से रेणु जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहला तो आपका आता है रेणु जी की जो कहानी संग्रह है, उनकी कहानी संग्रह है। पहले आप लिखेंगे कहानी संग्रह उनके पहले तो ठुमरी आता है, दूसरा आदिम रात्रि की महक, तीसरा अग्निखोर हो गया, चौथा एक श्रावणी दोपहर की। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी फणीश्वर नाथ रेणु जी की। उसमें फिर 5वां है अच्छे आदमी, छठा है मेरी प्रिय कहानियाँ और 7वां आता है भित्र चित्र की मयूरी। उसका फिर उपन्यास की ओर रुख करते हैं, यानी कि रेणु जी के उपन्यास के। इनका उपन्यास कौन कौन सा है, तो पहला आपका आता है मैला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। दूसरा परिकथा, तीसरा जुलूस आता है और फिर चौथा दीर्घात्मा और 5वां पलटू बाबू रोड और छठा आते हैं आपके जितने कितने चौराहे। तो ये उपन्यास हो गए इनके। उसका फिर रिपोर्ताज क्या है रेणु जी के, रिपोर्ताज मुख्य रूप से है, इसमें पहला है ऋणजल धनजल, यानी कि जो उनका रिपोर्ताज है वो ऋणजल धनजल। दूसरा आता है नेपाली क्रांति कथा, फिर तीसरा इनका आता है बन तुलसी की गंध। तो ये 3 इनकी मुख्य रूप से रिपोर्ताज हैं। तो ये आपको हमने कहानी संग्रह, उपन्यास और रिपोर्ताज यानी कि रेणु जी की रचनाओं के मुख्य जो रचनाएं थे वो हमने आपको यहाँ पे बताया। उसका फिर आपका आता है ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी आपका। इसमें आप लिखेंगे कि ज्ञान रंजन जी किस युग के कहानीकार हैं। तो ज्ञान रंजन जी आपको साठोत्री कहानी के प्रसिद्ध कथाकार माने जाते हैं। ये किसके जो है वो साठोत्री कहानी के प्रसिद्ध कथाकार माने जाते हैं। ये किस युग के हैं, तो साठोत्री युग के कहानीकार हैं ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि एकांकी कला के तत्व पर प्रकाश डालिए, यानी एकांकी की कला के तत्वों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अब आपका आता है एकांकी कला के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं। पहला आपका आता है इसमें कथानक। अगर एकांकी से अगर देखा जाए तो शुरुआत जो होती है वो कथानक से होती है। दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, दूसरा आपका आता है पात्र और चरित्र चित्रण। दूसरे में आपका आता है पात्र और क्या किसका चरित्र चित्रण हो रहा है। तीसरा आपका आता है संवाद और कथोपकथन। चौथा
देश काल या वातावरण, कि उसका देश काल कैसा है, वातावरण कैसा है। 5वां नंबर आपका आता है भाषा शैली, यानी कि भाषा और शैली का प्रयोग किस तरीके से हुआ है। 6ठा आपका आता है उद्देश्य, यानी कि किस उद्देश्य पे ये कहानी यानी एकांकी बना हुआ है। और 7वां आता है रंग और संकेत, यानी कि किस रंग से है, क्या संकेत है इसमें। तो ये मुख्य रूप से आपका एकांकी के जो तत्व हैं ये यहाँ से आपका एकांकी बनता है। उसका फिर आपका आता है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है आपका कि राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों के नाम लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है आपका। तो राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों के नाम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं। पहला तो आपका आता है इसमें सप्तकिरण, पृथ्वीराज की आंखें। सप्तकिरण आपका पहला आ गया सप्तकिरण, दूसरा पृथ्वीराज की आंखें, तीसरा रेशमी टाई, फिर आपका चौथा नंबर आता है कि 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग और कौमुदी महोत्सव। तो ये इनके राम कुमार वर्मा के डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के एकांकी संग्रह हैं। कौन कौन से। सप्तकिरण, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, 4 ऐतिहासिक एकांकी, 4 रूप रंग और कौमुदी महोत्सव। तो ये मुख्य रूप से इनकी एकांकी यानी कि इनकी संग्रह है, कहानी एकांकी संग्रह है। फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के यानी कि किसे गद्य की कसौटी मानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका। राम कुमार वर्मा किसे। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे गद्य की कसौटी मानते हैं। तो किसको मानते हैं दोस्तों, ये आपको निबंध। तो ये किसको मानते हैं, निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं। तो ये इन्हें क्यों माना जाता है। तो ये इनकी जब इनका आप जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको सारी चीज़ बता देंगे कि इनको क्यों मानते हैं। तो जहाँ तक कि ये आपका सेक्शन ए का सारे प्रश्न थे वो मैंने आपको यहाँ पे एक एक करके बता दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसे गद्य की कसौटी मानते हैं, निबंध को। तो इनको निबंध प्यारा लगता है और निबंध इनको सबसे इनके जो निबंध हैं, निबंध कहानी संग्रह हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे हैं। तो ये इनके जो निबंध हैं तो ये निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं। उसके बाद फिर आपको खंडवा आ जाता है। खंडवा में खंड आ से आपको सारे प्रश्न, मैंने 10 प्रश्न थे वो सॉल्व करा दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। फिर आपका आता है खंडवा। खंडवा में केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। दूसरा प्रश्न आपका आता है कि भारत में कमल फूलों की रक्षा के लिए गद्यांश की रक्षा के लिए भारत में कमल फूलों ... की रक्षा के लिए गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या की लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका। अब लिखेंगे इसमें आप लोग भारत में कमल फूलों मानवीयता, इसमें आपका आता है मानवीयता की रक्षा के लिए ... तो ये संदर्भ लिखेंगे आप लोग। संदर्भ में आपका आएगा कि आलोच्य पंक्तियाँ श्रेष्ठ उपन्यासकार वृंदालाल वर्मा कि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई से लिया गया है। किसके द्वारा ये लिया गया है, वृंदावन वर्मा जी के द्वारा लिखी गई रानी लक्ष्मीबाई की कविता यानी उपन्यास जो है वहाँ से लिया गया है। ये प्रसंग लिखेंगे आप लोग। लेखक कहता है कि भारतवर्ष में कमल समृद्धि के साथ साथ क्रांति का भी प्रतीक है ये। उसके बाद में फिर आप व्याख्या में लिखेंगे। व्याख्या में कि कमल के फूल में परागकण एवं केसर अदृश्य रूप में विद्यमान रहते हैं। जो कमल का फूल है वो परागकण एवं केसर के अदृश्य रूप में विद्यमान रहते हैं, यानी कि बिना देखे हुए उसमें गुण युक्त होते हैं। यह कमल का पुष्प प्राचीन काल से ही स्तुति योग्य है। ज्ञान की देवी माँ भारती इसी पर आसीन है। यही कमल का पुष्प भारतवर्ष की प्रगति एवं क्रांति के प्रतीक के रूप में है। यदि भारतीय क्रांति करते हैं तो मानवीयता की रक्षा के निमित्त ही। तो ये आपका व्याख्या हो गया, यानी कि जो आपका भारत में कमल फूलों मानवीयता की रक्षा के लिए। तो ये आपका व्याख्या था। इसका जो विशेष रूप निकल के आता है, पहला तो आपका है कि कमल के पुष्प को ज्ञान एवं समृद्धि के रूप में दिखाया गया है। दूसरा आता है आपका कमल का पुष्प लाल क्रांति के प्रतीक के रूप में भी है। तो ये इसका मुख्य विशेष था। उसका फिर दूसरा आता है, दूसरा आपका आता है इसमें कि पंचायत की तैयारियाँ ... संकोच नहीं होता है। गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। आप इसमें लिखेंगे दोस्तों आप संदर्भ
हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे आप कि व्याख्या पंक्तियाँ उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पंच परमेश्वर नामक कहानी से ली गई है। तो इसका संदर्भ में किसके द्वारा लिया गया है? ये पंच परमेश्वर नामक कहानी से लिया गया है और ये इनके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उसका भी प्रसंग आपका आता है कि इनमें पांचों की न्यायप्रियता का उल्लेख कहानीकार ने किया है। फिर व्याख्या में आप लिखेंगे कि एक बार पुनः पंचायत की तैयारी होने लगी। दोनों तरफ के पक्षकारों ने अपनी इच्छा अनुसार अपने सदस्यों को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में पुनः उसी वृक्ष के नीचे पंचों की सभा उपस्थित होने लगी। संध्याकालीन बेला में कौवे खेतों में पंचायत कर रहे थे। विषय बड़ा ही अजीब था कि मटर की फलियां के ऊपर उनका भी अधिकार है या नहीं। जब तक उनका फल या परिणाम ना निकल जाए तब तक कौवे किसी का कहा न माना। मतलब इसमें है कि जो कौवे थे वो किसी का कहा मानना नहीं चाहते थे। और उसी समय शुक मंडली ने कहा, यानी जो शुक के मंडली थे उन्होंने कहा कि मनुष्य बिना किसी कारण के हम सभी की अवहेलना करता है, यह उचित नहीं है। तो ये इसका व्याख्या था। उसका फिर आपका आता है विशेष। इसमें आता है यानी कि इसमें जो मुख्य रूप विशेष निकल के आता है। पहला तो आता है इसमें आपका, इसमें पंचायत की महत्ता का वर्णन किया गया है। दूसरा, लेखक इसमें कर्तव्य पालन के निमित्त नाना प्रकार यानी कि पक्षियों के समूह मनुष्य के क्रियाकलाप की अवहेलना करते हैं। तो ये आता है दूसरा। उसका फिर चौथा प्रश्न आपका आता है इसमें दोस्तों कि दोपहर में उस सूने ... उसके पीछे हो लिया। गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इसमें लिखना होगा आपको संदर्भ में लिखेंगे आप कि व्याख्या पंक्तियाँ कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित ग्रीन रोज जिसे कहते हैं नामक कहानी से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे आप लोग, प्रसंग में लिखना है कि लेखक कहता है कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसी का चित्रण किया गया है यहाँ पे। व्याख्या में आपका आता है कि ज्यों ही मैं दोपहर के समय उस घर के सूने से आंगन में प्रवेश किया, ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस पर किसी की छाया विचरण कर रही हो। उसे सूने वातावरण में ऐसा आभासित हो रहा था मानो अकथनीय, जो देखी ना जा सके। यूं बोझिल स्थितियां व्याप्त हो रही थीं। मेरे आने की आहट सुनकर यह वातावरण सजीवता को प्राप्त कर गया और उसने मुझे आने के लिए उद्बोधित किया। मैं यानी कि तत्क्षण उसी के पीछे पीछे चला गया। तो ये हो गया आपका चौथा का व्याख्या। उसे फिर आपका विशेष में लिखेंगे कि विशेष में पहला, इसमें लेखक ने घर के सूने वातावरण की स्थिति का चरित्र चित्रण किया है। दूसरा, लेखक जैसे ही सूने घर के आंगन में प्रवेश करता है उसकी जो निर्वता तत्क्षण दूर हो जाती है। जो उसकी निर्वता होती है वो क्या, उसी समय, तत्क्षण का मतलब होता है उसी समय, उसी क्षण दूर हो जाती है। तो ये चौथा प्रश्न था। उसका फिर आपका आता है पांचवा प्रश्न है कि भारतीय साहित्य में ... क्यों ऐसा हुआ। गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है आपका। अब इसमें लिखना होगा आपको, इसमें पांचवें में संदर्भ लिखेंगे आप लोग कि व्याख्या गद्यावतरण हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, भारतीय संस्कृत के अन्यतम पुजारी, ललित निबंधों के उद्गाता, प्रख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रख्यात निबंध अशोक के फूल से अवतरित किया गया है। दूसरा आता है प्रसंग आपका। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में आचार्य द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति में और संस्कृत से ही संबद्ध होने के कारण जीवन में भी अशोक पुष्प के नाटकीय प्रवेश की तथा इसके निष्क्रमण की कथा का प्रकाशन किया है। अब व्याख्या में लिखेंगे आप लोग, द्विवेदी जी कहते हैं कि अशोक के फूल का भारतीय संस्कृति में प्रवेश और निर्गम दोनों विचित्र घटना है। उसकी एक रोचक और नाटकीय कहानी है। अशोक के पुष्प का वर्णन भारतीय साहित्य में कालिदास के समय में प्रारंभ हुआ और कालिदास के पूर्ववर्तियों ने अशोक पुष्प को उपेक्षित कर दिया था, संभवतः इसीलिए
किसी ने अपने काव्य में अशोक के फूल की चर्चा नहीं किया है। सर्वप्रथम कालिदास ने ही अशोक के फूल की सुंदरता और उसकी मनोज्ञता का चित्रण करके उसे भारतीय फूलों के मध्य महत्वपूर्ण स्थान दिया। और कालिदास के काव्य में अशोक पुष्प का आगमन नवागता वधू की तरह से होता है, जिसमें शोभा, गरिमा, पवित्रता और सुकुमारता का दर्शन होता है तथा उसमें तारुण्य और लावण्य का भी उपस्थिति है। परंतु समय के परिवर्तन के साथ ही मुसलमानी सल्तनत के आगमन का परिणाम स्वरूप अशोक के फूल का महत्व समाप्त सा हुआ दिखाई देता है। अतः यह भारतवासियों की लुप्त प्रायः सहृदयता का उद्घाटन करता है। महाकवि कालिदास ने अशोक के फूल को सुंदरियों के नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से फूलने दिया। सुंदरियों ने उसे कर्णाभूषण के रूप में ग्रहण किया और साथ ही श्यामल केश की शोभा वृद्धि के लिए भी इन पुष्पों यानी कि पुष्प स्तबकों का प्रयोग होने लगा। यह अशोक भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न करने लगा तथा मर्यादित पुरुषोत्तम राम के हृदय में सीता का भ्रम पैदा करने लगा और कामदेव के बाण के रूप में प्रयुक्त होने लगा। इस प्रकार लेखक कहता है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में अशोक के पुष्प का प्रवेश अत्यंत महिमामंडित ढंग से होता है तथा अत्यंत सहजपूर्वक शीघ्र ही लुप्त प्राय हो जाता है, जैसे उसका प्रवेश एक निश्चित कालावधि के लिए हुआ हो, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अत्यंत प्रभावकारी ढंग से उपस्थित हुआ हो और अपनी भूमिका निभा करके यथा शीघ्र लौट गया हो। लेखक कहता है कि आखिर ऐसा क्यों? वही अशोक पुष्प जो कालिदास के समय में सम्मानित था, वह आज अपमानित क्यों? तो ये था इनकी जो व्याख्या थी। इसमें उन्होंने बताया कि जो अशोक के फूल को कालिदास के समय में सम्मानित किया गया, वो आज अपमानित क्यों हो रहा है। फिर विशेष में आप लिखेंगे पहला कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि भारतीय साहित्य में अशोक के फूल का की प्रवेश सर्वप्रथम कालिदास के समय में हुआ, जिसे लेखक को नवागता वधू से उपमित किया। दूसरा, भाषा प्रसाद गुण मंडित और शैली विचारपूर्ण शब्द शक्तियों का भी सुंदर प्रयोग लेखक ने किया है। तीसरा बात है कि भाव एवं शिल्प दोनों दृष्टियों में उपर्युक्त पंक्तियां उच्च कोटि की हैं। तो ये था आपका पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न आपका आता है, मुंशी प्रेमचंद को हिंदी का कथा सम्राट क्यों कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको सेक्शन बी में पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद को हिंदी का कथा सम्राट क्यों कहा जाता है। आंसर में लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे आप कि मुंशी प्रेमचंद से पूर्व कहानियाँ अनगढ़ संस्कृत के कथा और पुराण में अनुप्राणित थी। उसमें आकस्मिकता और संयोग तत्व की प्रधानता थी। प्रेमचंद के आगमन से हिंदी कहानी की एक नई दिशा मिली, जो 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई। तभी से कहानी को एक नई दिशा मिली। इनकी कहानियों में यथार्थ चित्रण किया गया। प्रेमचंद ने पहली बार कहानी को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जीवन के यथार्थ चित्रण और स्वाभाविक वर्णन से जोड़ने और कल्पना की मात्रा कम करने का आग्रह किया। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक यथार्थ को केंद्र में रखकर मानवीय संवेदना और हिंदी कथा संसार से देवता, राजा और ईश्वर को आपदस्थ करके दीन, दलित, शोषित, प्रताड़ित मनुष्य को नायक के पद में प्रतिष्ठित किया। और यह उनका युगांतकारी कार्य था। इसलिए उनके समय को हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। हमें हिंदी कथा साहित्य का वास्तविक विकास युग भी कह सकते हैं। इसी युग में कहानी को स्वतंत्र व्यक्तित्व मिला और उनके ऐसी कहानियों का सृजन हुआ जो अन्य भाषाओं की तुलना में खड़ी होने के सामर्थ्य भी रखती थी। आरंभ में प्रेमचंद ने गांधी के प्रभाव स्वरूप आदर्शवादी और सुधारवादी कहानियाँ लिखीं, जिनमें देशभक्त के साथ साथ आदर्श, नैतिकता, मर्यादा, कर्तव्यपरायणता आदि का स्वर काफ़ी ऊंचा है।
जैसे 100 तो हो गया आपका इनकी कहानी, पंच परमेश्वर, विचित्र होली, आहुति, जुलूस, सत्याग्रह, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, सवा सेर गेहूँ, ठाकुर का कुआं और अलग ओझा, कफन, पूस की रात, सदगति और बाबा जी का भोग इत्यादि ऐसी कहानियाँ लिखी जिनमें कहीं कर्तव्यपरायणता थी तो कहीं क्रूर यथार्थ का भी बोध कराया गया। इन्हीं कहानियों के कारण इन्हें कथा का सम्राट कहा जाता है। उसका भी 67वां प्रश्न आपका आता है कि अज्ञेय की भाषिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है आपका। अब इसमें लिखेंगे आप लोग यानी अज्ञेय की भाषिक विशेषताएं। बहुआयामी प्रतिभा के धनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनका विषयानुकूल भाषा अपने रूप बदलती चलती हैं। उनकी भाषा प्रमुखता तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाव का व्यक्त करने में समर्थ जो भी भाषा उपयुक्त लगी उन्होंने उसी को स्वीकार किया। अपने भाषा में सदैव नवीन अथर्वसत्ता भरने का प्रयत्न किया। अज्ञेय की भाषा में यत्र तत्र अंग्रेजी उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी मिल सकता है। देशज शब्दावली में युक्त व्यवहारिक भाषा को भी अज्ञेय जी ने अपनाया। उन्होंने अपनी भाषा में शब्दावली का बड़ा आकर्षक प्रयोग है, जैसे भोली, हृदयहीनता, मीठी गरमाई, कोमल स्पर्श, स्नेह की धूप, क्षीण सी लज्जा, दर्द भरी मुस्कुराहट आदि। उनकी भाषा का एक उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत है। जो चिड़िया चहचहाती हैं मगर उसका बच्चा चिचियाता है, दीन बकरी मिमियाती हैं, दीन कुत्ता रिरियाता है, दीन मानो गिड़गिड़ाता है, और जो मैं कुछ कह रहा हूँ आपको लगेगा कि वह बड़बड़ाहट है। उस पर आप कुछ कहेंगे तो मैं समझूंगा कि व्यर्थ भड़बड़ाते हैं। यह कह दूंगा तो आप बौखला उठेंगे और मैं फिसफिसा कर रह जाऊंगा। उनकी भाषा में सर्वत्र सजीवता तथा प्रभावशीलता के गुण विद्यमान हैं। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग किया गया है। वाक्य संरचना में व्यवस्था एवं गठीलापन मिलता है, कहीं भी उखड़ापन नहीं है। कुल मिलाकर उनकी भाषा भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह समर्थ हैं। तो ये था अज्ञेय जी की जो भाषा विशेषता भाषाएं थी, उनकी विशेषताएं में क्या क्या थी वो चीज़ें यहाँ पे हमने आपको बताया। तो इस सेक्शन बी के सारे प्रश्न हमने आपको यहाँ पे बता दिया। उसका फिर खंड सा के आते हैं। खंड सा में केवल 2 प्रश्न अनिवार्य हैं, उसमें से आपको 500 शब्दों में लिखना होगा। और ये 500 शब्द होने के कारण इसमें आपको मैं सारे प्रश्न जो हैं वो आपको 4 प्रश्न हैं, इसमें 2-2 प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। इसमें 8वां प्रश्न है आपका कि कहानी की विकास यात्रा को दर्शाइए। और 9वां प्रश्न आता है कि दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका दोनों का प्रश्न मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। जिसमें 500 वर्ड से होते हैं तो 1000 वर्ड का आपका 2 प्रश्न बन जाएगा। तो ये भी आपका आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा और अच्छे से आप लोग पढ़ सकेंगे। तो आपका टाइम भी आराम से मिल जाएगा पढ़ने का, और आपका कभी दिक्कत नहीं आएगी, दिल नहीं उठेगा पढ़ने से। तो ये चीज़ इस वजह से मैं आपको अलग से 2 वीडियो बना दूंगा जो कि आपको पढ़ने में आसानी हो। उसका फिर आपका 10वां प्रश्न आता है कि कुबेरनाथ राय की निबंध शैली की विवेचना कीजिए। और 11वां प्रश्न है कि 30 बरस का साथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्मरण का सारांश लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 30 बरस का साथी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप से पढ़ना है तो व्हाट्सएप से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें आपका अदर्स में आपको यूट्यूब के अदर्स में व्हाट्सएप का लिंक अपडेट करा देगा, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको फेसबुक का भी लिंक अपडेट करा दिया गया है, इंस्टाग्राम का भी लिंक अपडेट करा दिया है। तो जैसे भी पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहिए आराम से।